हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का लेक्चर 9। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 6। चैप्टर 5 बात कर रहा है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की और चैप्टर 6 बात कर रहा है डिक्लेरेटरी डिक्रीज की। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर 5 जो कि बात करता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की। इसमें सेक्शंस कवर होते हैं सेक्शन 31 टू 33। सबसे पहले आता है सेक्शन 31 क्या बात कर रहा है कि व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, कहते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की कैंसिलेशन कोर्ट कब ऑर्डर कर सकता है, उसके बारे में सेक्शन 31 में बताया गया है। सबसे पहले आता है कि कौन पर्सन कैंसिलेशन करवा सकता है। तो कहते हैं कोई भी पर्सन जिसके रिस्पेक्ट में जो इंस्ट्रूमेंट है वो वॉइड और वॉइडेबल है, तो कहते हैं वो पर्सन क्या करवा सकता है, उसकी कैंसिलेशन करवा सकता है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट ही इसको कैंसिल करवा सकती हैं, बट जिसके भी रिस्पेक्ट में वो इंस्ट्रूमेंट वॉइड और वॉइडेबल है तो उनमें से कोई भी पर्सन इसको कैंसिल करवा सकता है। इसकी कैंसिलेशन की जरूरत कब पड़ेगी किसी इंस्ट्रूमेंट की, तो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को हम कैंसिल कब करवाएंगे, अगर वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, वॉइड है और वॉइडेबल है। तो इन दो केसेस में हम उसको कैंसिल करवा सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या कुछ आता है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी आते हैं, कोई गिफ्ट है वो भी आता है, विल्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है कि इसको करवाना ही क्यों है। तो इसका रीजन ये है कि क्योंकि पर्सन को क्या है, रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट है इसको ऐसे ही रख दिया गया तो उसको फ्यूचर में कोई इंजरी हो सकती है। तो जो फ्यूचर इंजरी है उसको अवॉइड करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको कैंसिल करवाना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे कैंसिलेशन पर्सन करवाएगा। उसके बाद आता है कि अगर जो इंस्ट्रूमेंट है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उस केस में क्या होगा। तो कहते हैं अगर रजिस्टर्ड है कोई भी इंस्ट्रूमेंट तो उस केस में जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको कैंसिल करेगा कोर्ट, और साथ में कोर्ट क्या करेगा, जो उसकी डिक्री की कॉपी होगी वो कॉपी जो भी ऑफिसर होगा जिसने रजिस्टर किया है उस इंस्ट्रूमेंट को, उस ऑफिसर के पास इसकी एक कॉपी भेजी जाएगी कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो कैंसिल हो चुका है, तो इसकी एंट्री वो अपने रजिस्टर में कर दे कि ये इंस्ट्रूमेंट है ये कैंसल्ड है। उसके बाद आता है इसका सेक्शन 32। ये बात कर रहा है व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स में बी पार्शियली कैंसल्ड, कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या उनको पार्शियली कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर सेक्शन 32 में दिया गया है यस, कि इंस्ट्रूमेंट्स को हम पार्शियली भी कैंसिल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट ऑब्लिगेशंस दी गई हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो कहते हैं वो डिफरेंट राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो हैं उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। जो ऑब्लिगेशंस और जो राइट्स हैं अगर वो वॉइड और वॉइडेबल बन रहे हैं तो उनको तो कैंसिल कर देंगे, और जो वैलिड हैं उनको वो रख देंगे। तो इंस्ट्रूमेंट को पार्शियली हम कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 33। अब इंस्ट्रूमेंट तो कैंसिल हो गया तो उसमें पार्टीज ने कोई ना कोई बेनिफिट्स भी तो लिए होंगे, तो कहते हैं अब उन बेनिफिट्स का क्या करना है, तो क्या वो रिस्टोर होंगे या उनके बदले में कोई कंपनसेशन मिलेगा। तो यस, सेक्शन 33 इस चीज की बात करता है, पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड और इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज बीइंग वॉइड और वॉइडेबल। तो कहते कि जो बेनिफिट्स हैं वो रिस्टोर करे जाएंगे या फिर उनके बदले में कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसका जो सबसेक्शन 1 है वो बात कर रहा है कि अगर कैंसिलेशन जिस पर्सन ने करवाई है अगर उसको कोई बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे तो कहते वो दूसरी पार्टी जो वो प्लेंटिफ होगा तो वो क्या करेगा, दूसरी पार्टी को जो उसके जो भी बेनिफिट्स उसको मिले हुए हैं वो उसको रिस्टोर करेगा। अगर रिस्टोर नहीं कर सकते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, उसकी कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सेम ही इस चीज के बारे में डिफेंडेंट के केस में बताया गया है सबसेक्शन 2 में। उसमें बात की गई है कि अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या है या इंस्ट्रूमेंट है वो वॉइडेबल है, तो उस केस में अगर डिफेंडेंट के पास कोई भी बेनिफिट्स आए हैं उस इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड तो कहते हैं उसके लिए वो क्या करेगा, उसकी रिस्टोरेशन करेगा बेनिफिट्स की। अगर रिस्टोर नहीं कर सकते तो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। ये है वॉइडेबल के केस में। अब कहते हैं वॉइड के केस में क्या होगा, तो वॉइड के केस में भी अगर कोई पार्टी कहते कंपिटेंट नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, फिर भी जो उसने बेनिफिट्स हैं वो ले लिए हैं, तो अगर इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो गया है तो उसने जो भी बेनिफिट्स लिए हैं तो वो भी अगर उसको रिस्टोर करने पड़ेंगे या फिर उसके बदले में कंपनसेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो है वॉइड के केसेस में। जैसे माइनर है तो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर उसने कोई बेनिफिट्स लिए हैं
तो उसको या उसकी जो स्टेट होगी वो लाइबल होगी कि वो बेनिफिट्स को क्या करे, रिस्टोर करे या उसके बदले में कंपनसेशन प्रोवाइड करे। तो ये सेक्शन 33 में प्रोवाइड किया गया है। तो ये है हमारा सेक्शन 31 to 33 जिसमें हमने कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात की है। आगे आता है हमारा चैप्टर 4, ये बात कर रहा है डेक्लेरेटरी डिक्रीज की। तो इसमें सेक्शन 34 और 35 कवर होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें किसी पर्सन को कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो रही, कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा। इसमें एक जो कोर्ट है उसने एक डेक्लेरेशन करनी है एक पर्सन के फेवर में। 34 बात कर रहा है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डेक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट। तो कहते हैं कोर्ट क्या करेगा कि किसी के स्टेटस या उसका जो लीगल राइट है उसके रिलेटेड एक डेक्लेरेशन करेगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ये सेक्शन बनाया गया है? टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी इन द माइंड ऑफ अ पर्सन। तो कहते हैं एक पर्सन के माइंड में स्टेबिलिटी लाने के लिए कि उसका ये पर्टिकुलर राइट है, उसका ये लीगल राइट बनता है, उस चीज के रिलेटेड उसके माइंड में स्टेबिलिटी लाने के लिए इस सेक्शन को बनाया गया है। इसके कुछ इसेंशियल्स हैं जो कंप्लीट होने चाहिए, तभी इसकी डेक्लेरेशन जो डेक्लेरेटरी डिक्री है वो कोर्ट पास करेगा। सबसे पहले क्या है कि कौन ले सकता है, एनी पर्सन एंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। तो कैसे कहते हैं किसी पर्सन का अगर कोई भी राइट बन रहा है, किसी कैरेक्टर उसका कोई लीगल कैरेक्टर है या फिर कोई उसका प्रॉपर्टी पे राइट बन रहा है, तो कहते हैं वो पर्सन कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि मुझे इस चीज की डेक्लेरेटरी डिक्री प्रोवाइड की जाए। जैसे किसी पर्सन का बर्थ को लेकर इशू है, कोई पर्सन दूसरा पर्सन उसको कह रहा है कि तेरा डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है, कुछ और है, या इस पर्टिकुलर डेट को तेरी बर्थ नहीं हुआ है, तो वो पर्सन कोर्ट में जाके कह सकता है कि इस चीज़ की डेक्लेरेशन की जाए कि ये मेरी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ है। या फिर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है तो वो पर्सन इस चीज़ की डेक्लेरेशन कोर्ट में जाके ले सकता है कि इस चीज़ को डेक्लेरेशन किया जाए कि ये मेरी पर्टिकुलर कास्ट है। कब जाएगा वो पर्सन? अगर कोई दूसरा पर्सन है उस चीज़ को डिनाई कर रहा होगा। तो सेकंड आ गया कि सूट अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई। तो कहते हैं अगर कोई दूसरा पर्सन जो डिफेंडेंट है, अगर उसका जो लीगल कैरेक्टर है प्लेंटिफ का या फिर उसका राइट टू एनी प्रॉपर्टी है, अगर उसको डिनाई कर रहा है, इसमें दो वर्ड्स यूज किए गए हैं कि अगर डिनाई कर रहा है या फिर इंटरेस्टेड टू डिनाई। डिनाइंग मतलब कि प्रेजेंट में अभी वो इस चीज़ को डिनाई कर रहा है डिफेंडेंट, और दूसरा आ गया इंटरेस्टेड टू डिनाई कि पॉसिबल है कि वो पर्सन इस चीज़ को डिनाई करेगा। तो ये हो गया कि फ्यूचर में करेगा। तो डिनाइंग इज प्रेजेंट एंड इंटरेस्टेड टू डिनाई फ्यूचर में। तो अगर कोई भी पर्सन किसी पर्सन का जो राइट है या फिर उसका लीगल कैरेक्टर है उसको डिनाई कर रहा है या फिर इंटरेस्टेड टू डिनाई है, तो उस केस में डेक्लेरेशन का जो सूट है वो फाइल हो सकता है। अब ये दो कंडीशंस फिलफिल होगी, बट कहते हैं उसके बाद भी क्या कोर्ट डिक्लेयर कर ही देगा? नो। तो यहाँ पे आती है कोर्ट की डिस्क्रिशन। तो इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो कहते हैं ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी, उसके बाद भी कोर्ट चेक करेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा कुछ डिनायल हुआ है तो कोर्ट मेरिट्स पे इस चीज़ को डिसाइड करेगा, और कोर्ट की डिस्क्रिशन है, अगर कोर्ट को लगता है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ है तभी कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन देगा। तो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। बट डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट भी क्या है, वो साउंड डिस्क्रिशन है। ये नहीं है कि आर्बिट्रेरली कोर्ट या तो डिक्री दे देगा या फिर मना कर देगा। तो कोर्ट को अपनी रीजनिंग देनी पड़ेगी, अपने रीजंस देने पड़ेंगे, उसके बाद ही कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन यूज कर सकता है। उसके बाद है प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ। तो कहते जरूरत नहीं है कि प्लेंटिफ आगे की कोई और रिलीफ्स हैं जो वो भी क्लेम करे, वो सिर्फ अपनी डेक्लेरेटरी जो डिक्री है उसी को ही क्लेम कर सकता है, उसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है नीड नॉट। तो अगर प्लेंटिफ चाहता है तो वो कर भी सकता है, कोई अगर फर्दर रिलीफ उसने लेनी है कोर्ट से, अगर नहीं लेना चाहता तो वो उसकी मर्जी, वो नहीं भी ले सकता। बट इसके साथ ही एक प्रोवाइजो दी गई है। उस प्रोवाइजो में कहा गया है कि अगर जो प्लेंटिफ है उसकी अगर कोई और रिलीफ बनती है तो उसको वो रिलीफ लेनी पड़ेगी, अदरवाइज लेटर ऑन जाके वो उसको दोबारा से सीक नहीं कर सकता है। तो वो इस किस चीज़ के लिए है, वो है कि जो ये डेक्लेरेशन पर्सन ले रहा है, तो डेक्लेरेशन के रिलेटेड उसका अगर कोई और साथ में राइट बनता है डेक्लेरेशन के अंडर ही, तो कहते हैं इंसिडेंटल जो भी राइट्स बनते हैं वो उसको क्लेम करने पड़ेंगे। तो प्रोवाइजो जो डेक्लेरेशन के राइट्स हैं साथ में इंसिडेंटल राइट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। और जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो सेक्शन के
स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया गया कि नीड नॉट टू सीक एनी फर्दर रिलीफ, वो बात की गई है कि कोई और जो रिलीफ्स हैं उसके पास इसके बिना, डिक्लेरेशन के बिना, कि उनको सीक करने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो प्रोवाइजो सिर्फ पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के बारे में ही बात कर रही है कि डिक्लेरेशन की जो इंसिडेंटल रिलीफ्स हैं उनको वो भी क्लेम करनी पड़ेंगी। अगर अभी क्लेम नहीं कर रहा है पर्सन तो लेटर ऑन जाके उसको नहीं मिलेगी। तो इसकी एक हम एग्जाम्पल करते हैं कि एक पर्सन है, ए और बी है, ए है लैंडलॉर्ड, बी है उसका टेनेंट। अभी टेनेंट क्या है, टेनेंट जो प्रॉपर्टी है उसमें से ना तो बाहर जा रहा है ना प्रॉपर्टी का रेंट दे रहा है। तो अभी ए का क्या राइट बनता है कि वो कोर्ट के पास जाके डिक्लेरेशन करवा सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी पे टेनेंट मेरा बैठा हुआ है ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो मुझे इस प्रॉपर्टी का जो टाइटल दिया जाए कि ये लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी है। साथ में वो क्या डिक्लेरेशन और क्या कर सकता है, साथ में क्या बनता है, सिर्फ राइट डिक्लेयर करने से तो कुछ नहीं होगा, तो पोजेशन भी तो चाहिए ना उस पर्सन को। तो पोजेशन क्या हो गया, इंसिडेंटल राइट हो गया टू द डिक्लेरेशन। तो उसको वो राइट भी सीख करना पड़ेगा साथ में कि ठीक है प्रॉपर्टी भी है मेरी और साथ में मुझे इसका पोजेशन भी चाहिए। तो ये दोनों राइट उसको एक ही सूट में लेने पड़ेंगे। साथ में उसका और भी क्या राइट बनता है, ए का रेंट भी तो नहीं पे किया बी ने, तो उसका रेंट वाला रिलीफ भी बनता है। तो यहाँ पे जो रिलीफ है रेंट वाली, वो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो इसी सूट में फाइल करे। अगर उसको लगता है कि साथ में करना चाहिए तो वो कर सकता है, लेकिन वो लेटर ऑन जाके भी रेंट के लिए अलग से सूट फाइल कर सकता है। बट जो पोजेशन वाला है तो वो पहले राइट भी लेगा और साथ में पोजेशन भी क्लेम करेगा। अगर अभी वो पोजेशन क्लेम नहीं करेगा देन उसको लेटर ऑन जाके नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है सेक्शन 35। वो बात कर रहा है इसकी इफेक्ट की, इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। तो कहते हैं डिक्लेरेशन तो होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट है या सिर्फ पार्टीज के बीच में ही लगेगा। तो सेक्शन 35 में बताया गया है कि इसको हम बोलते हैं जजमेंट इन पर्सोनम, के जो पार्टीज हैं सिर्फ उनके बीच में ही ये डिक्लेरेशन मानी जाएगी, कोई थर्ड पर्सन है उसके रिलेटेड ये डिक्लेरेशन नहीं मानी जाएगी। पार्टीज और जो भी उनके अंडर पर्सन्स हैं उनके जो उनके इंटरेस्टेड हैं पर्सन्स जो बेनिफिट्स लेंगे, तो वो पर्सन्स हैं वो ले सकते हैं, उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट ही इसको यूज़ कर सकते हैं, बट पूरी वर्ल्ड के अगेंस्ट इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये जजमेंट इन पर्सोनम है, टू द पार्टीज ही अप्लाई होता है। ये तो इसके साथ हमारा चैप्टर 6 है वो भी खत्म हो गया है। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 7 जो कि इंजंक्शंस की बात करता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आप कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो। थैंक यू।